विजय जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 साल हो गए सरकार को। योगी जी की शासनकाल को कैसे लगते हैं 4 साल? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर सरकार गत सरकारों की तुलना में यदि आप अध्ययन करेंगे तो इससे बेहतर कोई सरकार काम नहीं कर पाई। इन 4 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए और सबसे बड़ी बात रही कि लोगों को रोजगार देने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो अभी तक नहीं हो पाए थे। यानी सरकार हर मोर्चे पर बहुत ही सफलता से काम कर रही है। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि जितने भी पुराना उनका काम उसका फीता काट रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दल हो, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम अपने कार्यकाल में जो प्रोजेक्ट स्वीकृत कर रहे हैं, उनको हम पास करा रहे हैं, उनका हम शिलान्यास कर रहे हैं, तो आने वाली सरकार में ही उसका कंप्लीशन होगा। बनने में बिल्डिंग का समय लगता है और ये हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जनता के लिए, जनता के द्वारा है और जनता की संपत्ति है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी किसी को भी शोभा नहीं देता। हम सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश और देश का विकास करना है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, आप समाजवादी पार्टी की सरकार की अगर तुलना करेंगे जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थानों से लेकर के कप्तान के दफ्तर तक में समाजवादी पार्टी के जो असामाजिक तत्व थे, जिनका संरक्षण सरकार को प्राप्त था, वो लोग जाकर के थाने पर कब्जा करते थे। यानी कि सिपाही से लेकर के कप्तान तक की हमेशा ये डर रहता था कि कोई मारपीट न कर दे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक भी पीटे गए हैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। जो भी दुकान मकान प्लाट अगर कहीं खाली पड़ा है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सपा का झंडा लगा करके कब्जा करने का काम किया और बड़ी संख्या में मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का समर्थन ज़्यादातर अपराधियों के साथ रहता था। ये किसी से छुपाने सर्वविदित है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है, चाहे जितनी पहुँच का व्यक्ति हो। यदि अपराध में शामिल रहा है, हमने सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों को भी हमने आपराधिक मामलों में लिप्त पाए जाने पर बिल्कुल बख्शा नहीं है। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि इस समय आप ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, आप मंत्री भी हैं, ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। दरअसल क्या है, विपक्ष इस तरीके की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, ना हुए हैं। सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है, सबको साथ लेकर के चल रही है। उपचुनाव भी आप जीते, 7 में से जितनी भी सीटें आपके पास थी आपको वापस मिल गई। एमएलसी चुनाव उसमें भी सफलता मिली है। आगे पंचायत चुनाव आ रहे हैं। ये जो सफलता मिल रही है इसका श्रेय दरअसल किसको देते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक राउंड द क्लॉक जनता के हित के लिए काम करते हैं और जो विभिन्न अन्य दल हैं वो केवल चुनाव के समय केवल कुर्सी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके लोगों के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए काम करता है। इस समय विजय जी, कई लोग छात्र संघ से आए हुए लोग नेता हैं, फिर भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है इस समय। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। असल आप जानते हैं, देखिए हमारी सरकार लोकतंत्र के लिए हमेशा लड़ती रही है। इमरजेंसी लगी तब भी हमारे ढेर सारे साथी जेल गए और आज वो सब समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अन्य जगह तो चुनाव हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट लीडर ने किसी समय पर स्टे लिया हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही न्यायालय की कार्रवाई समाप्त होगी, हम वहाँ भी चुनाव कराएंगे। आप अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के। छात्र राजनीति से लेकर आज आप प्रदेश, देश, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रदेश के मंत्री हैं। कितना अंतर पाते हैं आप छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर? दरअसल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोगों के पास जो है असीमित क्षेत्र होता था काम करने के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ते थे, छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, तो उस समय पूरे प्रदेश के स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हम लोगों ने हमेशा गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की आवाज़ उठाई विश्वविद्यालय परिसर में और पूरे प्रदेश में हम छात्र आंदोलनों में, युवा आंदोलनों में जाते थे और उसी का आज परिणाम है कि प्रदेश भर के नौजवान हमको अपना आशीर्वाद देते हैं, मेरे साथ रहते हैं। मोदी जी की 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उनको कैसे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया है, पूरी दुनिया के पैमाने पर आज उसकी सराहना हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 से पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में नहीं थे,
देश का प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, कहीं भी चर्चा नहीं होती थी। अमेरिका जो अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न सर्वशक्तिशाली राष्ट्र समझता है, वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आप सब जानते हैं। ट्रंप ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका बुला करके एक भारतीय की बड़ी रैली कराई और उसमें खुद हाथ पकड़ करके आप देखे होंगे टीवी पर, प्रधानमंत्री जी को लेके घूमे, उन्होंने भारतीयों का आशीर्वाद लिया, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया। और बाइडेन जो उनके विरोधी उम्मीदवार थे, उनको लगा कि भारत के लोगों का वोट कहीं नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद कहीं ट्रंप के साथ न चला जाए, तो उन्होंने भारत की बेटी को ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। आज अमेरिका जैसे सर्वशक्तिशाली राष्ट्र में भारत की बेटी यदि उपराष्ट्रपति की शपथ लेने वाली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से लेने वाली है। लेकिन किसान आंदोलित हैं, सारी जगह किसान इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश जी निकलने वाले हैं। दरअसल जब आप सत्ता में होते हो और बेहतर काम कर रहे होते हो, तो जो लोग सत्ता से बाहर हैं, कुर्सी के लिए काम करते हैं, इन किन प्रकार जनता को वर्ग ला करके उसको डिस्टर्ब करते हैं, लाइन आर्डर को और समाज की व्यवस्था को। पंजाब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ। हमारी केंद्र की सरकार ने किसानों के पक्ष में ये कानून बनाया है, जिससे किसान एक मंडी का मोहताज न रहे, वो देश में कहीं भी जाकर के अपने माल को, जिन्स को बेच सकता है, अपने उत्पाद को बेच सकता है। और जो एमएसपी है वो लागू रहेगी। एमएसपी हमारी केंद्र सरकार ने बढ़ाने का भी काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने। लेकिन पंजाब के लोगों ने, चूंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, सरकार द्वारा प्रायोजित पंजाब की सरकार ने पीछे से लग करके किसानों को बरगला करके उनको धरना प्रदर्शन पर मजबूर किया। और उसी की देखा देखी अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो लोग भी किसानों के पीछे खड़े होकर इस तरीके से उन्हें बरगला रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी पूरी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, किसानों के पक्ष में है। किसान जो चाहेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके हितों की हमारी सरकार रक्षा करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर केंद्र का जो सरकार है, जो इससे संबंधित माननीय मंत्रीगण हैं, लगातार किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता भी कर चुके हैं। मुझे लगता है शीघ्र ही सुखद परिणाम आएगा। आप कानून मंत्री हैं, त्वरित न्याय के लिए कोई व्यवस्था हो रही है? नहीं, दरअसल हम न्यायपालिका के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली 2017 से, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जजों के पद सृजित किए गए, जो खाली पद थे भरे गए। हमने पहली बार आज़ादी के बाद से 600 से अधिक पद, 610 पद हमने सिविल जज जूनियर डिवीज़न के सृजित किए और उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की और उनको हमने काम देने का काम किया। हमने 100 से अधिक पद सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सृजित किए। हमने 100 से अधिक पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के यानी सेशन जज स्तर के सृजित किए। हमने नए कमर्शियल कोर्ट्स खोले हैं 13, यानी जो कमर्शियल मुकदमे थे इन्हीं सिविल कोर्ट्स में चलते थे, उनको अलग से ट्रेनिंग नहीं होती थी। सुपर टाइम स्केल के जो जिला जजेज होंगे वो कमर्शियल कोर्ट में होंगे। हमने जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ट्रिब्यूनल थे उनके अलग से हमने स्थापना की है लगभग सभी जनपदों में। लोक अदालत पहले मेले की तरह लगती थी, 6 महीने, 8 महीने में, 4 महीने में। हमने मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालत का गठन कर दिया है और सीजीएम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। महिलाओं के जो तलाक के मुकदमे थे, जो हमारे ये फैमिली कोर्ट्स हैं, उसमें बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित थे, माताएं बहनें चक्कर काटती रहती थी। हमने 110 नए फैमिली कोर्ट्स का गठन किया है और उनको शीघ्र और त्वरित न्याय देने जा रहे हैं। SC/SC एक्ट के लिए हमने 25 नए कोर्ट खोले हैं। 218 कोर्ट हमने नए महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध जो हैं उनको शीघ्र न्याय देने के लिए खोले हैं। लव जिहाद कानून की जरूरत पड़ी? लव जिहाद की कानून इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस बात को देखा जा रहा था कि खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है कि कुछ छद्म भेषधारी लोग जो अपने नाम बदल करके, धर्म बदल करके और बेटियों से शादी करते थे, बहनों से शादी करते थे और शादी करते वक्त अपना नाम चेंज करते थे, गुड्डू बबलू कुछ भी बताते थे। लेकिन शादी के कुछ माह बाद जब पोल खुलती थी ये तो हमारे धर्म के नहीं हैं, तो उस समय वो अधर रास्ते में हमारी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाते थे। अब हमने ऐसे सभी जो शादियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में धर्म परिवर्तित करने शादी करनी है तो 2 माह पूर्व जिलाधिकारी को उन्हें सूचना देना होगा और जिलाधिकारी यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो वो लोग शादी कर सकेंगे। ग्रामीण अभियंत्रण जो रोड है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है इस प्रदेश में, तो उसके लिए क्या? दरअसल ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो है कार्यदायी संस्था है और विभाग के तौर पर काम करती है। यानी जो भी राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में काम करानी चाहती हैं, हमें अगर जो भी काम देते हैं जो संबंधित विभाग, हम सभी कार्यों को
समयबद्ध ढंग से पूरा करते हैं। और ग्रामीण अंतरण विभाग की विशेषता ये है कि इसमें प्राइस एक्सेलरेशन नहीं होता। भले ही काम लेट हो जाए, 2 साल के बजाय 4 साल में काम हो, लेकिन हम दामों में बढ़ोतरी नहीं करते। यदि एग्रीमेंट 4 रुपये पर हुआ है तो 4 रुपये पे ही हमें काम करके देना है। ये ग्रामीण अंतरण विभाग की विशेषता है। कई 100 मुकदमे खत्म किए गए हैं जो अनुपयोगी थे, उसके लिए विशेष कोई सुविधा? दरअसल जो मुकदमे राजनीतिक दृष्टि से दर्ज थे, उन मुकदमों को हमने वापस लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में घोषणा की थी, जो राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमे उनको हमने वापस ले लिया है। बड़ी संख्या में ऐसे मुकदमों को धरना प्रदर्शन के आंदोलन के हमने वापस लिए हैं। इसके अलावा जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये कानूनों के बारे में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, जो निष्प्रयोज्य कानून हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं बचा है, जो अंग्रेजों के समय बने थे, आज भी वो फाइलों में दब करके जिंदा हैं और हमारी नागरिकों को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बड़ी संख्या में कानूनों को हमने समाप्त किया है। हम विधानसभा में निरसन विधेयक ला करके ऐसे कानूनों को समाप्त कर रहे हैं और अभी तक हमने 300 से अधिक कानूनों को समाप्त किया है और लगातार सभी विभागों को हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलता है, हम उन कानूनों को समाप्त करते हैं। फिल्म सिटी को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि हम मुंबई से नहीं जाने देंगे। दरअसल पूरे देश के लोगों को भारतीय संविधान के तहत कहीं भी व्यापार करने की और कहीं भी बचने की स्वतंत्रता है। धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा बन गया। यानी जम्मू कश्मीर में भी यदि आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, लद्दाख में करना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर के बस करके कारोबार कर सकते हैं। जो विभिन्न राज्य हैं उनको सभी को हक है कि अपने अपने स्टेट्स में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, चाहे फिल्म निर्माण हो या ओडीओपी हो या लोकल कोई उनका अलग प्रोडक्ट है, उसके क्षेत्र को उसको प्रोडक्शन को लेकर के, उसके विकास को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के आगे काम कर सकते हैं, उसके विपणन की, उसके बिजनेस की आगे व्यवस्था कर सकते हैं। हमारी सरकार लगातार सतत प्रयत्नशील है कि यहाँ पर युवाओं में काफ़ी संभावनाएँ हैं और मुंबई के काफ़ी लोगों ने उत्तर प्रदेश में आकर के शूटिंग भी की है। उत्तर प्रदेश की जो लोकेशंस हैं काफ़ी अच्छी हैं और सस्ती हैं। यानी मुंबई में जो काम 100 रुपये में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में 10 रुपये में हो रहा है। तो जब फिल्म निर्माता को और हमारे जो फिल्म के जो हमारे एक्टर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश में अच्छे साइट सीन्स मिलेंगे और निर्माता को सस्ते दर पर हम एकोमोडेशन उपलब्ध कराएंगे, साइट उपलब्ध कराएंगे, फिल्म निर्माण की जगह उपलब्ध कराएंगे, जाहिर तौर पर यहाँ लोग आएंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर और उत्तर प्रदेश की भूमिका को लेकर कोई फिल्म बनती है तो उस पर हमने सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। यानी हम आकर्षित कर रहे हैं। तो सभी को हक है, उत्तर प्रदेश अपने हकों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ये सब काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के लोग भी अगर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद की जीत को कैसे लेते हैं? देखिए, हैदराबाद की जीत अभी ये नगर निगम के चुनाव में बहुत बड़ी जीत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से ये लड़ाई लड़ी गई, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में हैदराबाद नगर निगम सहित जो हमारी तेलंगाना स्टेट है, जो आंध्रा है, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी। राम मंदिर बन रहा है, आप छात्र होंगे, उस समय आंदोलन चल रहा होगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, इसकी कल्पना हम लोग करते थे, लेकिन अब ये साक्षात हमारे सामने दिख रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ। गत सरकारें जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में उस ढंग से पैरवी नहीं करते थे। हमारी जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हाई कोर्ट का आर्डर है वो हिंदी में है, कृपया उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हमारे यहाँ प्रस्तुत करें, जिससे कार्यवाही डे टू डे सुनवाई हो सके। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सत्ता की कमान संभाली, मात्र कुछ दिनों के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स को हमने इंग्लिश में रूपांतरण करके वहाँ दाखिल किए। डे टू डे हियरिंग हुई। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही कि चुनाव के बाद इसका निर्णय दीजिए, इस समय निर्णय देना ठीक नहीं है, और कपिल सिब्बल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे थे। लेकिन ये सुखद है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके संबंधित लोगों ने जिस ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की है, प्रभु राम का मंदिर भव्य बनेगा और ट्रस्ट का गठन हो चुका है। और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु राम जब नए मंदिर में बैठेंगे, पूरे देश और दुनिया के लोग अयोध्या आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन के मामले में सर्वोच्च श्रेणी पर खड़ा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो कुछ युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान है जिन लोगों के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है। यानी आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो आदरणीय मुख्यमंत्री स्टेट के रहे हैं या किसी बड़े नेता के सुपुत्र हैं, अन्य पार्टियों में उन्हीं को बढ़ने का
जगह मिलती है, इसके उदाहरण राहुल गांधी से बड़ा इस देश में कोई नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इसमें कोई भी कार्यकर्ता कह सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में और देश और प्रदेश की सरकारों में किसी भी पद को हासिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद, तो अगला नाम आपके मन में जेहन में तुरंत प्रियंका गांधी का आएगा। प्रियंका गांधी के बाद कौन होगा तो आपके मन में जेहन में तुरंत आएगा प्रियंका गांधी का बेटा बेटी, या राहुल गांधी की शादी के बाद जो बेटा बेटी पैदा होगा वो होगा। अभी हालांकि उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरह से काम करती है। समाजवादी पार्टी में पूछेंगे तो मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश के बाद पूछेंगे तो आप जाहिर तौर पर कहेंगे उनका बेटा बेटी या परिवार का सदस्य कोई उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय राजनाथ जी के बाद अमित शाह जी होंगे, कोई नहीं जानता था। अमित शाह जी के बाद नड्डा जी होंगे, कोई नहीं जानते। नड्डा जी के बाद कौन होगा, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। और बूथ स्तर से लेकर देश स्तर तक का कार्यकर्ता पार्टी के लिए प्राण पर से जुटता है। कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बूथ स्तर से लेकर आज देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बूथ से लेकर के आज देश के गृह मंत्री हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी बूथ से लेकर के आज रक्षा मंत्री हैं। मतलब सभी कार्यकर्ता ओपन रूप से कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि उनके अंदर क्षमता है तो पद उनका इंतजार कर रहा है। कोरोना में आपने बहुत सेवा करी है, आपने बहुत खाना बांटा है, बहुत सामान बांटा है, तो कोरोना के लिए कब तक लगता है? असल कोरोना वायरस जब आया 22 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की, तो पूरे देश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बात मान करके उनके पीछे खड़े हुए। पूरा भारत कटिबद्धता के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ, पूरा भारत बंद था। 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा हुई और लॉकडाउन लगातार बढ़ता रहा। आज भी लॉकडाउन तो नहीं है, सब कुछ ओपन है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की जो थ्रेट है कम नहीं हुई है। आज भी हम लोग मास्क लगाकर सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, और यदि बड़ी संख्या में घर में भी लोग जुट रहे हैं तो हम लोग मास्क लगा करके ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कल परसों में हमने देखी, मुझे लगता है कि वैक्सीन का निर्माण अंतिम चरण में है। कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध होगी, और खुशी की बात है कोरोना वायरस अपने अंतिम दौर में होगा। आप मंत्री तो हैं, लेकिन आप साथ में लखनऊ के विधायक भी हैं, तो लखनऊ के लिए ऐसा क्या विशेष किया और क्या बच गया है जो आप करना चाहते हैं? लखनऊ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के ट्रैफिक को लेकर है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री भी लखनऊ स्मार्ट सिटी की श्रेणी में है, और आप देख रहे होंगे सभी चौराहों पर हमारे जो सिग्नल लाइट्स हैं लग चुके हैं, और ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित किया जाए उसकी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। क्षेत्र में कुछ अपने विशेष कुछ क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ जैसे जो पेयजल की व्यवस्था है उसको हमने लगातार कराया है, और समय से कराते हैं। सीवर लाइन हर जगह डाली जा रही है, सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, और क्षेत्र के लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो हम उनके साथ राउंड द क्लॉक खड़े हैं। आप व्यस्त हैं, इसलिए आखिरी सवाल, बताया जाता है कि आप खाना बनाने के बहुत शौकीन हैं, तो क्या इस समय वो शौक पूरा कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ, लॉकडाउन के कारण कोविड वायरस में जब सब लोग परेशान थे तो लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, कच्चा भी उपलब्ध कराना था, राशन भी देना था, पका पकाया भी देना था। तो कई अवसरों पर हमें लगा कि कुछ कर्मचारी कोरोना वायरस के कारण घरों से निकल करके उतना बड़ी संख्या में खाना नहीं बना पा रहे, तो हम लोगों ने हाथ बटाने काम किया कि हॉस्टल में हम लोग रहते थे, जब मेस बंद होती थी खाना बना लेते थे, तो वैसे ही हमने उन लोगों को बनाए, वही तस्वीर आपने देखा होगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने अपनी सवालों का बहुत बेबाकी जवाब दिया है। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।